टू नोटिस शो कॉज। देखें, पहले अप्लाई किया है एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बाद जजमेंट डेटर को नोटिस दिया जाता है कोर्ट की तरफ से। अब इसमें यही बताया गया, इसमें दो बातें हैं, एक तो नोटिस देना है, सेकेंडली किन सिचुएशंस में नोटिस नहीं देना कोर्ट ने, ये बताया गया। नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टन केसेस, इसका सब रूल 1 है। वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन इज मेड, जब एप्लीकेशन आप देंगे एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री होल्डर, तो नंबर 1 ए इज़ मेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ डिक्री, यानी जब डिक्री हुई है उसके 1 साल गुजरने के बाद आपने एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन दी है। पहली बात ये आ गई, ये यहाँ पे 1 ईयर है, लेकिन हमारे लाहौर हाई कोर्ट ने इसको 2 ईयर्स कर दिया है। ये 2 साल है पंजाब वालों के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अकॉर्डिंगली, अदरवाइज़ यहाँ पे CPC में 1 ईयर लिखा हुआ है। तो पहली सिचुएशन ये आ गई कि जब डिक्री हुई उसके 1 साल के बाद अप्लाई किया गया, एप्लीकेशन दी गई है। बी, तो इस सूरत में नोटिस लाजमी दिया जाएगा जजमेंट डेटर को जिसके अगेंस्ट डिक्री को एग्जीक्यूट करवाना है। बी, अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पार्टी टू द डिक्री, और दूसरी बात आ गई, अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उस पार्टी के, उनको नोटिस देना ज़रूरी होगा। और तीसरी बात आ गई, वेयर एन एप्लीकेशन इज़ मेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44A। अब सेक्शन 44A को हम पढ़ के आ रहे हैं, उसमें ये था कि अगर फॉरेन किसी UK की फॉर इंस्टेंस कोई डिक्री है जिसको एग्जीक्यूट पाकिस्तान में करवाना है, या जो रेसिप्रोकेटरी जो कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी कोर्ट की डिक्री है और उसको पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करवाना है, तो इनको जब ये 3 सिचुएशन आएगी, 1 साल के बाद आपने अप्लाई किया है डिक्री होने के, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं पार्टी के, तीसरी बात आ गई 44 के अकॉर्डिंगली फॉरेन कोर्ट की जजमेंट डिक्री को पाकिस्तान में एग्जीक्यूट करवाना है, तो इस सिचुएशन में ज़रूरी है कि नोटिस दिया जाएगा। द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री शेल इशू, अब यहाँ पे शेल का वर्ड है, शेल इशू a notice to the person against whom execution is applied for, requiring him to show cause on the date to be fixed why the decree should not be executed against him। तो उसको एक नोटिस दिया जाएगा, उस पर एक डेट मेंशन की होगी कि भाई आ जाओ और आके बताओ कि हम इसको डिक्री को एग्जीक्यूट क्यों ना करें, यानी अगर कोई ऑब्जेक्शंस वगैरह है तो आके बता दो। तो ये 3 सूरतें हैं जिनमें एग्जीक्यूटिंग कोर्ट लाजमी नोटिस को इशू करेगी। अब यहाँ पे प्रोवाइजो साथ ऐड की गई है, अब उसमें वो बातें बताई गई हैं, वो सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं जिनमें ये नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर देन 1 ईयर हैविंग elapsed बिटवीन द डेट ऑफ डिक्री एंड द एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। पहली बात ये कह रहे हैं कि अगर डिक्री को पास हुए 1 साल से ज़्यादा गुजर गया, हम ऊपर तो पढ़ के आ रहे हैं कि जी नोटिस देना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कि अगर डिक्री पास हुए और एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन आपने फ़ाइल किया उसमें 1 साल के बाद कर रहे हो डिक्री पास होने के, फिर भी आप किस सूरत में नोटिस नहीं दिया जाएगा। नंबर 1, if the application is made within 1 year from the date of last order against the party against whom execution is applied for, made on any previous application for execution। पहली सिचुएशन ये आ गई कि अगर तो जिस जजमेंट डेटर के अगेंस्ट आप एग्जीक्यूशन करवाना चाहते हो आपने एप्लीकेशन फ़ाइल की है, लेकिन ये अगर आपकी सेकंड एप्लीकेशन है फॉर एग्जीक्यूशन, इससे पहले भी आपने उसी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी और उसमें जो लास्ट ऑर्डर हुआ था उससे 1 साल के अंदर अंदर अगर आपने ये एप्लीकेशन सेकंड वाली फ़ाइल की है तो नोटिस देना ज़रूरी नहीं है। पहली सिचुएशन दोबारा देखें, प्रोवाइडेड दैट नो सच नोटिस शैल बी नेसेसरी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ मोर देन 1 year having elapsed between the date of decree and the application of execution if
इफ़ द एप्लीकेशन इज़ मेड विद इन 1 ईयर, अगर ये एप्लीकेशन 1 साल के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट ऑर्डर अगेंस्ट द पार्टी अगेंस्ट होम द एग्जीक्यूशन इज अप्लाइड फॉर मेड ऑन प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन, इससे पहले भी इसी पार्टी के अगेंस्ट एक एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन फाइल की थी, उसमें कोई ऑर्डर हुआ था, जो भी लास्ट ऑर्डर हुआ था उसके 1 साल के अंदर अंदर अगर ये सेकंड आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो तो आपको नोटिस देने की कोर्ट को ज़रूरत नहीं होती। सेकेंडली, और इन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एप्लीकेशन बीइंग मेड अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द जजमेंट डेटर, अगर जजमेंट डेटर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव के आप अगेंस्ट ये एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, इफ़ अपॉन अ प्रीवियस एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द सेम पर्सन द कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन इशू अगेंस्ट हिम, या दूसरी बात ये कह रहे हैं कि आपने ये जो जजमेंट डेटर है, ये एप्लीकेशन बनाई जा रही है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट, लेकिन एक प्रीवियस एप्लीकेशन में इसी पर्सन के अगेंस्ट कोर्ट ने एग्जीक्यूशन हैज़ ऑर्डर्ड एग्जीक्यूशन, इसी पर्सन के अगेंस्ट अगर कोर्ट ने कोई एग्जीक्यूशन ऑर्डर किया हुआ है प्रीवियस वाली एप्लीकेशन में, तो फिर कोर्ट को इनको शो कॉज नोटिस देने की ज़रूरत नहीं होती। तो पहले ऊपर जो सब रूल इसका 1 था उसमें बताया गया था कि नोटिस दिया जाएगा। 2 में प्रोवाइजो में आगे अगर प्रीवियस एप्लीकेशन उसी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट दी गई है और उसमें कोई लास्ट ऑर्डर हुआ था और 1 साल के अंदर अंदर आप सेकंड फाइल कर रहे हो, तो फिर उसको शो कॉज नोटिस नहीं देना पड़ेगा, या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसी पर्सन के जिसके अगेंस्ट प्रीवियस जो एप्लीकेशन थी उसमें एग्जीक्यूशन के ऑर्डर हो चुके हो, तो फिर ज़रूरत नहीं है नोटिस देने की। सब रूल 2, nothing in the foregoing sub rule shall be deemed to preclude the court from issuing any process in the execution of a decree without issuing a notice thereby prescribed for reasons to be recorded if it considers that the issue of the notice would cause unreasonable delay or would defeat the end of justice। अब यहाँ पे सब रूल 2 में ये कह रहे हैं कि देखिए, ऊपर तो हम सब रूल 1 में पढ़ के आ रहे हैं कि आपको नोटिस देना पड़ेगा कोर्ट को शो कॉज के भी आओ बताओ आपके अगेंस्ट डिग्री को हम एग्जीक्यूट क्यों ना करें, लेकिन सब रूल 2 में कह रहे हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, कोर्ट के पास यहाँ पे फिर भी पावर है। 2 हम ऊपर कह रहे हैं कि नोटिस देना ज़रूरी है, लेकिन अगर कोर्ट को लगता हो कि इससे डिले कॉज होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि हम नोटिस दें, तो वो उसके पास ये पावर है कि विदाउट नोटिस भी वो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर सकती है। यहाँ पे सिंपल ये अनरीजनेबल डिले हो रही है या वुड डिफीट द एंड्स ऑफ जस्टिस, दोनों सूरतों में, लेकिन कोर्ट अपनी रीजंस देगी कि क्यों वो ये शो काज नोटिस नहीं सेंड कर रही। तो ये सब रूल 2 में कह दिया कि भाई ज़रूरी भी नहीं है कि कोर्ट ने लाजमी नोटिस भेजना है, अगर कोर्ट के पास रीजंस है वो उसको रिकॉर्ड करेगी और नोटिस शो कॉज नोटिस दिए बगैर ही एग्जीक्यूशन को स्टार्ट कर दिया जाएगा। रूल 23, प्रोसीजर आफ्टर इशू ऑफ नोटिस। देखें, अब ये प्रोसीजर जो चल रहा है एग्जीक्यूशन का, पहले एप्लीकेशन दी, एप्लीकेशन के बाद होगा नोटिस वगैरह दिया जाएगा जजमेंट डेटर को, उसके बाद ये आगे वाला प्रोसेस है, ये नोटिस के बाद वाला, अगर नोटिस इशू हो गया है। सब रूल 1, where the person to whom notice is issued under the last preceding rule does not appear or does not show cause to the satisfaction of the court why the decree should not be executed। वो कह रहे हैं कि नोटिस कोर्ट ने इशू कर दिया, उसके बाद पहली बात, या तो जिसके अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया वो कोर्ट में अपीयर ही नहीं हुआ, या दूसरी सूरत ये कि वो अपीयर तो हुआ है लेकिन उसने कोई इतनी गुड कॉज नहीं कोर्ट को दी कि उसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन के प्रोसेस को क्यों ना स्टार्ट किया जाए, क्यों स्टार्ट किया, वो सेटिस्फाई नहीं कर सका कोर्ट को। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आया, उसने आके कहा कि जी मेरे अगेंस्ट नहीं हो सकती ये डिक्री, इस किस्म का उसने ऑब्जेक्शन लिया। तो अगर वो सेटिस्फाई कोर्ट को नहीं कर सका तो फिर द कोर्ट शैल ऑर्डर द डिक्री टू बी एग्जीक्यूटेड, तो कोर्ट ने स्ट्रेट वे ऑर्डर करना है कि प्रोसेस स्टार्ट करो इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूशन। नोटिस देगी शो कॉज नोटिस, वो अपीयर होता नहीं होता या अपीयर होता है और कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर सकता तो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा रूल 23 के अकॉर्डिंगली। सब रूल 2, where such persons offers any objection to the execution of the decree, the court shall consider such objections and make such order as it thinks fit। क्लियर बात है ना,
वो एक पर्सन जिसको नोटिस दिया गया है अभी आपके अगेंस्ट हम ये डिक्री को एग्जीक्यूट क्यों ना करें, वो कोर्ट में आया, उसने आके कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दिया मेरे अगेंस्ट ये डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, तो कोर्ट उसकी ये ऑब्जेक्शंस को पहले सुनेगी, उसको डिसाइड करेगी, उसके बाद फिर आगे ऑब्जेक्शन से रिलेटेड वो डिसाइड करेगी कि इनको माना जाना या नहीं माना जाना। बहरहाल 23 ए डिपॉजिट ऑफ डेक्रेटल अमाउंट। अब ये पेमेंट ऑफ मनी जो होती की डिक्रीज होती है ना, मसलन 4 लाख रुपया डिक्री हो गया, 5 लाख डिक्री हो गई, ये उनसे रिलेटेड है। एन ऑब्जेक्शन बाय द जजमेंट डेटर to the execution of the decree shall not be considered by the court unless an objection by the judgment debtor to the execution of the decree shall not be considered by the court unless। अब दो सूरतों में जहाँ पे मनी डिक्री वगैरह आ गई है, पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, वहाँ पे कोर्ट ये ऑब्जेक्शन जो वो रेज़ कर रहा है कि मेरे अगेंस्ट ये डिक्री को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, उसमें उसको जो डेक्रेटल अमाउंट है ना वो पे करनी पड़ेगी। कैसे? ए इन द केस ऑफ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी ही ईदर डिपॉजिट द डेक्रेटल अमाउंट इन द कोर्ट और फर्निश सिक्योरिटी फॉर इट्स पेमेंट। उसने कोई ऑब्जेक्शन लिया है ना तो कोर्ट कहेगी कि भाई जो डेक्रेटल अमाउंट है ना, फॉर इंस्टेंस 5 लाख है, 10 लाख है, जितनी भी है वो आप कोर्ट में जमा करवा दो, मनी डिक्री है अगर, या फिर उससे रिलेटेड आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर दो, तो फिर हम आपकी ऑब्जेक्शंस को इंटरटेन करते हैं। बी इन द केस ऑफ एनी अदर डिक्री। अब यानी पे ऊपर था मनी डिक्री, यहाँ पे कह रहे हैं मनी डिक्री के अलावा कोई और भी डिक्री है, तो फिर क्या होगा? ही फर्निशेज सिक्योरिटी फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द डिक्री। तो यहाँ पे इस सूरत में वो कोर्ट में कोई सिक्योरिटी जमा करवाएगा कि जी मैं इसकी परफॉर्मेंस कर दूंगा, आप मेरे ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन करें। सो एप्लीकेशन दी, उसके बाद शो कॉज नोटिस किया, उसमें वो ऑब्जेक्शंस उठा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्शंस उठाएगा तो उसको ये डेक्रेटल अमाउंट अगर मनी डिक्री है और अगर दूसरी कोई डिक्री है तो सिक्योरिटी सबमिट करवाना पड़ेगी और कोर्ट उसकी इस ऑब्जेक्शंस को डिसाइड करेगी। प्रोसेस इशू करने से पहले यानी एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाने से पहले। सेक्शन रूल 24 प्रोसेस ऑफ फॉर एग्जीक्यूशन। सब रूल 1 है वेयर द प्रिलिमिनरी मेजर्स इफ एनी रिक्वायर्ड बाय द फोरगोइंग रूल्स हैव बीन टेकन। यानी ये जितना भी हम पिछले रूल्स में पढ़ के आना है, नोटिस देना है, फिर ऑब्जेक्शंस वगैरह हैं, वो कह रहे हैं ये अगर जब सारा कुछ मैटर ये वाले डिसाइड हो जाएंगे, द कोर्ट शैल अनलेस इट सीज cause to the contrary issue its process for the execution of the decree। अगर ये सारे पिछले वाले मसले हल हो गए, ऑब्जेक्शंस कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, तो उसके बाद कोर्ट क्या करेगी? एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करवाएगी, प्रोसेस शुरू करवा देगी। इट सीज कॉजेज टू कॉन्ट्रेरी, लेकिन अगर उसको लगता है कि अभी नहीं करवाना या वॉट एवर, वो साथ साथ चल रहा है, लेकिन अगर ऑब्जेक्शंस डिसाइड हो गया तो उसके बाद ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन के प्रोसेस ने स्टार्ट होना होता है। सब रूल 2 every such process shall bear the date on the day on which it is issued। वो ये जो प्रोसेस कोर्ट ने इशू करना है ना कि एग्जीक्यूशन को स्टार्ट करो, उसमें वो डेट लिखी जाएगी जिस दिन पे ये इशू हो रहा है। शैल बी साइंड बाय द जज, जज साहब उस पर साइन करेंगे, और सच ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, और या कोर्ट का कोई ऑफिसर अगर अपॉइंट किया गया है उसके सिग्नेचर्स के साथ, तो वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। एंड शैल बी सील्ड विद इन द सील ऑफ द कोर्ट, कोर्ट की स्टैंप वगैरह लग जाएगी। एंड डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी एग्जीक्यूटेड। फिर ये सारा कुछ करने के बाद कोर्ट ने इस प्रोसेस को जिस पर्सन ने एग्जीक्यूट करवाना है उसको भेज दिया जाएगा, उसको डिलीवर कर दिया जाएगा, भाई अब इसकी एग्जीक्यूशन आप करवाओ। प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट क्लास subordinate judge may in his special jurisdiction send a process to another subordinate court in the same district for the execution by the proper officer in the court। अब ये प्रोवाइजो में कह रहे हैं कि जो फर्स्ट क्लास का सबॉर्डिनेट जज है वो अगर वो भेज सकता है उसी डिस्ट्रिक्ट की किसी दूसरी सबॉर्डिनेट कोर्ट के ऑफिसर को कि आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ। सब रूल 3 इन एवरी सच प्रोसेस अ डे शैल बी स्पेसिफाइड ऑन और बिफोर विच इट शैल बी एग्जीक्यूटेड। अब ये जो प्रोसेस भेज रही है ना कोर्ट, इसमें स्पेसिफिकली डे भी वो कह रहे हैं कि जी मेंशन किया जाएगा जिस डे पे इसको एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट 25 रूल इंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस। अब ये जिसको भेजा गया वो एग्जीक्यूट करवाने के बाद अपनी इंडोर्समेंट वगैरह करेगा इस पर, इससे रिलेटेड ये सब रूल 25 है।
Sub rule 1, the officer entrusted with the execution of the process shall endorse thereon the day on and the manner in which it was executed. अब वो जिस डे पे उसकी एग्जीक्यूशन करवा रहा है, जिस मैनर में करवा रहा है, वो उसकी इंडोर्समेंट करेगा. And if the latest day specified in the process for the return thereof has been exceeded the reasons of the delay, or if it was not executed, the reasons why it was not executed, and shall return the process with such endorsement to the court. जिस डेट पे वो ऑफिसर को भेजा गया है, जिस डे का कोर्ट ने कहा इस पे एग्जीक्यूट करवाओ, वो उस पे एग्जीक्यूट करवाएगा. और अगर वो नहीं करवा सक रहा, एग्जीक्यूट नहीं हुई डिक्री, तो क्यों नहीं हुई उसकी रीजंस बताएगा. और अगर डिले है तो वो उसका बताएगा, और उसके साथ एंडोर्समेंट के साथ कोर्ट को वापस भेजेगा, रिटर्न करेगा कोर्ट को. सब रूल 2, where the endorsement is to the effect that such officer is unable to execute the process, the court shall examine him touching his alleged inability, and may, if it thinks fit, summon and examine witnesses as to such inability, and shall record the result. अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर वो जिस ऑफिसर को भेजा गया था कि आप इस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाओ, उसने ये इंडोर्समेंट भेज दी कि मैं इसको अनएबल हूँ, मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सक रहा हूँ, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट उसको बुलाएगी, उसको एग्जामिन करेगी, देखेगी कि ये इसमें इसकी इनएबिलिटी है भी या नहीं. फिर उससे रिलेटेड अगर ज़रूरी होगा तो दूसरे लोगों को एज ए विटनेस भी बुलाया जाएगा, देखा जाएगा कि ये क्यों एग्जीक्यूट नहीं करवा सका. तो ये थी 25. रूल 26, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टे से रिलेटेड है, एग्जीक्यूशन को स्टे करने से रिलेटेड. जिस कोर्ट को ट्रांसफ़र की गई है डिक्री, उसको सेंड की गई है कि आप इसको एग्जीक्यूट करवाओ. फॉर इंस्टेंस प्रॉपर्टी किसी दूसरी जगह में है, किसी दूसरी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पे या वो रिजाइड कर रहा है जजमेंट डेटर, तो इन सूरतों में डिक्री को सेंड किया जाता है ना, तो ये उसी से रिलेटेड है कि वो कोर्ट जिसको भेजी गई है वो कब स्टे कर सकती है. Sub rule 1, the court to which the decree has been sent for execution shall, upon sufficient cause being shown, यानी जिस कोर्ट को डिक्री भेजी गई है अगर उसको sufficient cause शो की गई है, stay the execution of such decree for a reasonable time, तो वो इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को एक रीजनेबल टाइम के लिए स्टे कर सकती है. अच्छा, अब ये परमानेंट नहीं है, ये जेन में रख लें. फॉर अ रीज़नेबल टाइम उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया. देखें, जिस कोर्ट ने डिक्री इशू की है या तो वो इसको स्टे कर सकती है, या फिर जो एपलेट कोर्ट में अपील फाइल कर दी गई है तो वो एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है. जिस कोर्ट को भेजी गई है ना डिक्री, उसकी पावर थोड़ी इस हद तक लिमिटेड है. वो एक स्पेसिफिक टाइम तक के लिए कोई स्पेशल रीजंस उसको बता दी गई हैं जजमेंट डेटर की तरफ से, जिस वजह से कुछ अरसे के लिए वो स्टे कर सकती है, लंबे अरसे के लिए नहीं कर सकती. फॉर अ रीजनेबल टाइम टू एनेबल द जजमेंट डेटर टू अप्लाई टू द कोर्ट बाई विच द डिक्री वॉज पास्ड, और टू एनी कोर्ट हैविंग एपलेट जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिक्री. कोर्ट जजमेंट डेटर डिक्री भेजी गई दूसरी कोर्ट को, वहाँ पे जजमेंट डेटर आया, उसने आके कोई कहा कि जी मुझे टाइम दे दे, मैंने इसके अगेंस्ट अपील फाइल करनी है, या मैंने जिस कोर्ट ने ये डिक्री पास की है मैंने उसमें एप्लीकेशन देनी है कि इसको स्टे कर दिया जाए. तो ये जिस कोर्ट को भेजी गई ना, ये एक रीज़नेबल टाइम, एक शॉर्ट टाइम के लिए यहाँ पे स्टे कर देगी, उसको इतना टाइम दे देगी कि अगर तो आपने सेम कोर्ट को जिसने डिक्री पास किया वहाँ पे अप्रोच करना है उसको कर लो, या एपलेट कोर्ट में जाना चाह रहे हो, वहाँ से स्टे करवाना चाह रहे हो, तो उस टाइम की हद तक टेम्परेरीली ये स्टे कर सकती है. लेकिन उसको जस्टिफाई फिर भी यहाँ पे करना पड़ेगा, रीजनिंग देनी पड़ेगी. दोबारा ये देखें, टू एनेबल द जजमेंट डेटर टू अप्लाई टू द कोर्ट विच by which the decree was passed, or to any court having appellate jurisdiction in respect of the decree or the execution thereof, for an order to stay execution. अब इन दो कोर्ट्स तक को अप्रोच करने के लिए कि वहाँ से वो स्टे ले ले, जिसने डिग्री पास की है या एपलेट कोर्ट से, तो उस टाइम तक के लिए कोर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूशन को स्टे करेगी. और फॉर एनी अदर ऑर्डर रिलेटिंग टू द डिक्री और एग्जीक्यूशन विच माइट हैव बीन मेड बाय सच कोर्ट
of the first instance or appellate court if the execution had been issued by thereby, या किसी भी दूसरी वजह के लिए वो एग्जीक्यूशन कोर्ट उस कोर्ट में जिसमें डिक्री पास की गई है जहाँ से एग्जीक्यूशन इशू हुई है या अपीलेट कोर्ट से वो किसी भी किस्म का ऑर्डर लेना चाह रहा है तो उस हद तक के उस टाइम तक के लिए कोर्ट उसको स्टे करेगी। और द एप्लीकेशन ऑफ आर एग्जीक्यूशन हैड बिन मेड देयर टू, या वहाँ पे एप्लीकेशन वहाँ पे करनी है उसने। तो इन सूरतों में कोर्ट जिसको डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो स्टे कर सकती है शॉर्ट टाइम के लिए। सब रूल 2, वेयर द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ द जजमेंट डेटर हैज़ बिन सीज्ड अंडर एन एग्जीक्यूशन द कोर्ट विच इशूड द एग्जीक्यूशन shall unless good cause to the contrary is shown order the restitution of such property or discharge of such person pending the result of the application। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वेयर द प्रॉपर्टी, जहाँ पे उस पर्सन की कोई प्रॉपर्टी को चाहे वो मूवेबल है चाहे इमूवेबल है उसको अगर जजमेंट डेटर की को सीज कर लिया गया हो अंडर एन एग्जीक्यूशन द कोर्ट विच इशूड द एग्जीक्यूशन शेल, और अगर उसको कोई गुड कॉज यानी उसको कोई सेटिस्फाई कर दिया गया हो को इसको आप डिस्चार्ज कर दें, इसको रिलीज़ कर दें, तो कोर्ट ये भी कर सकती है। दोबारा इसको देखें, वेयर द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ द जजमेंट डेटर हैज़ बिन सीज्ड, पर्सन का मतलब या उसको अरेस्ट वगैरह कर लिया गया, उसको डिटेन वगैरह कर लिया गया या उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया अंडर एन एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन के अंडर द कोर्ट विच इशूड द एग्जीक्यूशन शेल अनलेस गुड कॉज टू द कॉन्ट्रेरी इज शोन ऑर्डर द रेस्टिट्यूशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। तो वो कर सकती है जिस कोर्ट में एग्जीक्यूशन अप्लाई की गई कि वो क्या कर सकती है कि उसकी प्रॉपर्टी जो रिस्टोर कर सकती है। अगर उसको गुड कॉज उसने शो कर दिया कि इसको नहीं होना चाहिए था अटैक, या उसने अरेस्ट उसको नहीं किया जाना चाहिए था, या उसने कुछ पेमेंट कर दिया, वट एवर रीज़न, तो यहाँ पे कोर्ट के पास ये भी पावर है कि वो उसको उसकी प्रॉपर्टी को रिस्टोर कर सकती है और डिस्चार्ज सच पर्सन पेंडिंग द रिज़ल्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और जब तक फाइनली ये एप्लीकेशन डिस्पोज ऑफ नहीं होती तो अगर उसको अरेस्ट वगैरह किया गया तो उसको वहाँ से डिस्चार्ज कर सकती हैं, छोड़ सकती हैं, ये भी पावर आ गई। लाइबिलिटी ऑफ जजमेंट डेटर डिस्चार्ज, नो ऑर्डर of restitution or discharge under Rule 26 shall prevent the property or person of the judgment debtor from being retaken in execution of the decree sent for execution। एक दफ़ा छोड़ दिया, एक दफ़ा उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने कहा इसको रिस्टोर कर दो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोबारा रीटेक नहीं किया जा सकता, दोबारा भी उसको एग्जीक्यूशन में पकड़ा जा सकता है। 28 order of court which pass the decree or of appellate court to be binding upon the court applied to any order of the court by which the decree was passed or of such court of appeal as aforesaid in relation to the execution of such decree shall be binding upon the court to which the decree was sent for execution। सिंपल सी बात कह रहे हैं कि जिस कोर्ट ने डिक्री पास की है या appellate कोर्ट, इन दोनों के ऑर्डर्स बाइंडिंग होंगे उस कोर्ट पर जिसको एग्जीक्यूशन के लिए ये डिक्री भेजी गई है। रूल 29 स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट बिटवीन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेटर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेक्शन है। अगर डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर उनके दरमियान कोई दूसरा सूट पेंडिंग हो तो उस सूरत में क्या होगा, एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाएगा। वेयर अ सूट इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट against the holder of a decree of such court or on the part of person against whom decree was passed, the court may on such terms as to the security or otherwise as it thinks fit stay execution of the decree until the pending of suit has been decided। सीधी सी बात है, डिक्री होल्डर है, उसने एग्जीक्यूशन की पिटीशन फाइल कर दी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट। अब इसी जजमेंट डेटर और इसी डिक्री होल्डर के दरमियान किसी दूसरी कोर्ट में कोई और सूट भी पेंडिंग है। कोर्ट को अगर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उसको कहा गया कि आप इसकी एग्जीक्यूशन को स्टे कर दें, उस कोर्ट को भी डिसाइड हो लेने दें, उसके बाद फिर इकट्ठी एग्जीक्यूशन वगैरह हो जाएगी, तो ये भी कोर्ट कर सकती है कि भाई उसके फैसले तक इसकी एग्जीक्यूशन स्टे, क्योंकि पार्टी सेम है, सेम जजमेंट डेटर है, सेम डिक्री होल्डर है, कोई दूसरा सूट उनके दरमियान चल रहा है। और हम पीछे क्रॉस डिक्रीज भी पढ़ के आ रहे हैं
कि जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर के दरमियान डिफरेंट केसेस हों तो उनकी एग्जीक्यूशन इकट्ठी भी हो सकती है। बहरहाल नेक्स्ट आ जाए 29A, व्हेन अ सूट अंडर रूल 63। अब वैसे 63 हमारे तरफ यहाँ पे ओमिट हो चुका है, बहरहाल अब ये है 29A, व्हेन अ सूट अंडर रूल 63 ऑफ दिस ऑर्डर इज पेंडिंग, द court in which the suit is filed may, if it considers that the execution of the former suit decree should be stayed, intimate the fact to the executing court, which shall thereupon stay execution until suit is decided। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वही बात, जजमेंट डेटर और डिक्री होल्डर के दरमियान कोई दूसरा सूट चल रहा है और वो कोर्ट जहाँ पे ये सूट पेंडिंग है वो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को अब भी इन्फॉर्म कर सकती है, इंटीमेट कर सकती है भाई इनके दरमियान जो सूट चल रहा है इसके डिसीजन तक आप स्टे कर दें जो एग्जीक्यूशन चल रही है इन्हीं पार्टीज़ के दरमियान पहले वाले सूट में। तो ये वाली कोर्ट फिर एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ये एग्जीक्यूशन को स्टे कर देगी। तो दोबारा, when a suit is under rule 63 of this order is pending, the court in which the suit is filed may, if it considers, यानी अगर उसको सेटिस्फाई कर दिया that the execution of former decree should be stayed, उस कोर्ट को आपने सेटिस्फाई जाके करना है कि उस डिक्री को स्टे कर दें अगर वो सेटिस्फाई होगी। इंटीमेट द फैक्ट ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट विच शैल देयर अपॉन स्टे एग्जीक्यूशन अंटिल सूट इज डिसाइडेड, जब तक वो सूट डिसाइड नहीं होता तब तक उसको स्टे कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन को। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। अब इसमें डिफरेंट किस्म के सूट्स बताए गए हैं कि उनकी एग्जीक्यूशन किस तरीके से करवाई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रूल 30 से स्टार्ट हो रहा है। रूल 30, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी, यानी पेमेंट ऑफ मनी की डिक्री हुई है, कोई 2 लाख रुपए की, 10 लाख रुपए की, 20 लाख रुपए की, इस किस्म की बाकायदा डिक्री पास हुई है। इस सिचुएशन में एवरी डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी इंक्लूडिंग अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी एज द अल्टरनेटिव टू सम अदर रिलीफ। दो बातें आ गई, या तो स्पेसिफिकली डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी है 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, वट एवर, या दूसरी सिचुएशन ये है कि कोई ये अल्टरनेटिव रिलीफ के तौर पे डिक्री किया गया। जैसे होता है ना हमारे, मैं एग्जांपल देता हूँ, फैमिली सूट में होता है कि जी सामान जो सारा इसको दिया जाए, वापस किया जाए, या अल्टरनेटिवली उसके आप 5 लाख रुपए या सामान जो दे दो या अल्टरनेटिव प्राइस 5 लाख रुपए। तो ये अल्टरनेटिवली अगर पेमेंट को किया गया डिक्री तो फिर मे बी एग्जीक्यूटेड बाय डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर। तो इसको कैसे रिकवर किया जाएगा, कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा? जजमेंट डेटर को अरेस्ट करो, डिटेन कर दो उसको, और बाई अटैचमेंट एंड सेल ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाई बोथ। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच करो, सेल करो, या फिर दोनों भी। सो मनी डिक्री को कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा? उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, डिटेन भी किया जा सकता है, या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, और थर्ड वन ये था कि दोनों को इकट्ठा दोनों भी किए जा सकते हैं, और बाई बोथ। 31 में डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिक्री पास होगी है तो उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा? सब रूल 1, वे द डिक्री इज़ फॉर एनी स्पेसिफिक मूवेबल और फॉर एनी शेयर इन स्पेसिफिक मूवेबल। या तो ये बाइक ही उसका, ये कार ही उसकी है, उससे रिलेटेड डिक्री पास होगी, या उस कार में कोई शेयर है, या तो उस मूवेबल में अगर किसी किस्म का शेयर है तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय सीजर, यानी उसको सीज कर लो, और इफ प्रैक्टिकेबल, लेकिन अगर ये प्रैक्टिकेबल हो, ऑफ द मूवेबल और शेयर, एंड बाय द डिलीवरी देयर ऑफ टू द पार्टी टू होम इट हैज़ बिन एडजस्ड। क्या कैसे कह रहे हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको सीज करो और डिलीवर कर दो, उसको पोजेशन दे दो, और टू सच पर्सन एज ही अपॉइंट्स टू रिसीव डिलीवरी ऑन हिज बिहाफ, या उस पर्सन को डिलीवर कर दो जिसको डिक्री होल्डर ने कहा मेरे बिहाफ पे आप इसको डिलीवर कर दो, और बाय द डिटेंशन इन प्रिजन ऑफ द जजमेंट डेटर और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाय बोथ। स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या करोगे? उसको सीज कर लो। उसके अलावा अगर नहीं, ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करोगे? आप उसको अरेस्ट एंड डिटेन कर सकते हो। फिर अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकते हो और सेल कर सकते हो। या फिर आ गया
कि ये दोनों भी कर सकते हो, अरेस्ट भी उसको कर सकते हो। तो इन सारे तरीक़ों से स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी को किया जाएगा और उसकी एग्जीक्यूशन करवाई जाएगी, उससे रिलेटेड डिक्री को। सब रूल 2, where any attachment under sub rule 1 has remained in force for 6 months, ये अब यहाँ पे कह रहे हैं ये अगर तो इस किस्म की उसकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया, इसके अकॉर्डिंगली रूल 31 में स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री के लिए जजमेंट डेटर की सब रूल 1 के अकॉर्डिंग उसकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया हो फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए वो अटैचमेंट रही हो। इफ़ द जजमेंट डेटर हैज़ नॉट अबेड द डिक्री, और उसने फिर भी डिक्री को ओबे नहीं किया, यानी जो मूवेबल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसने देनी थी वो नहीं दी, फिर क्या होगा, उसने ओबे ही नहीं किया। एंड द डिक्री होल्डर हैज़ अप्लाइड टू हैव द अटैच प्रॉपर्टी टू सोल्ड, तो 6 महीने के बाद फिर डिक्री होल्डर ने अगर अप्लाई कर दिया कि भाई अब इसकी जो ये प्रॉपर्टी है ना आप इसको सेल आउट कर दें। ऑब्वियसली एक गाड़ी की एग्जांपल लेते हैं, गाड़ी थी उससे रिलेटेड डिक्री पास हो गई, वो सीज नहीं हो सकी, फिर उसको अरेस्ट कर लिया, फिर उसकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर लिया। अब वो अटैच तो हो गई है, 6 महीने का टाइम गुजर गया, उसने जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो गाड़ी वो नहीं डिलीवर की, तो इस सूरत में क्या होगा फिर अगर एप्लीकेशन दे दी है डिक्री होल्डर ने कि इसकी अब इस प्रॉपर्टी को आप सेल कर दो, जो भी हो चुकी है, सच प्रॉपर्टी में भी सोल्ड, तो उसको सेल कर दिया जाएगा। एंड आउट ऑफ प्रोसीड द कोर्ट में अवार्ड द डिक्री होल्डर इन केसेस वेयर एनी अमाउंट हैज़ बिन फिक्स्ड बाय द डिक्री टू बी पेड एज एन अल्टरनेटिव टू द डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या करेगा, उसने 6 महीने बाद अप्लाई किया, इसकी जो ये प्रॉपर्टी आपने अटैच किया इसको सेल आउट कर दे। फॉर इंस्टेंस उसका कोई घर था वो सेल आउट कर दिया, तो क्या होगा, उसकी अगर कोई अल्टरनेटिव प्राइस कोर्ट ने फिक्स कर दी थी उस स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी की, वो गाड़ी थी फॉर इंस्टेंस 20 लाख कर दी है कि 20 लाख, तो वो 20 लाख रुपए जो ये उसकी प्रॉपर्टी सेल की गई है, उसका कोई घर वगैरह या कोई दुकान वगैरह, उसमें से 20 लाख रुपए उसको दे दिए जाएंगे अगर वो कोर्ट ने अमाउंट फिक्स कर दी थी। such amount and in other cases such compensation as it thinks fit and shall pay balance if any to the judgment debtor on his application। और साथ अगर कोई compensation वगैरह भी कोर्ट ने रख दी है तो वो भी दी जाएगी, और बाकी जो पैसे बचेंगे वो जजमेंट डेटर को वापस दे दिए जाएंगे। अच्छा, सब रूल 3, where the judgment debtor has obeyed the decree, लेकिन अगर उसने डिक्री को ओबे कर दिया and paid all costs of executing the same which he is bound to pay, or where at the end of 6 months from the date of attachment no application to have been made, no application to have the property sold been made, or if made has been refused the attachment shall cease। देखें अब यहाँ पे सब रूल 3 में कह रहे हैं, ऊपर था कि वो 6 महीने तक वो अटैच रही है और उसने ओबे नहीं किया था डिक्री को, लेकिन अगर वो ओबे कर देता है, वो डिलीवर कर देता है उस प्रॉपर्टी को, तो क्या होगा, जो उसकी जो मूवेबल प्रॉपर्टी उसने डिलीवर कर दिया कोर्ट को जिसके रिगार्डिंग डिग्री थी, तो जो उसकी अटैच की हुई प्रॉपर्टी है उसको रिलीज़ कर देगी कोर्ट, उसकी अटैचमेंट तो ख़त्म हो जाएगी। सेम लाइक दूसरे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं अटैचमेंट वगैरह पे या कोई कॉस्ट वगैरह उस पर डाल रही हैं, वो सारा कुछ उसने पे कर दिए हैं, तो उसकी अटैचमेंट कोर्ट ख़त्म कर देगी 6 महीने के अंदर अंदर उसने। देखिए अब इसको मैं सिंप्लीफाई और ज़्यादा कर देता हूँ। मूवेबल प्रॉपर्टी थी वो उसने नहीं उसने डिलीवर की, उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच होगी, 6 महीने तक अटैच रही। अगर तो उसने 6 महीने के अंदर अंदर वो डिलीवरी कर दिया या पेमेंट दे दिया और जो भी अटैचमेंट के खर्चे वगैरह थे, तो उसकी जो प्रॉपर्टी दूसरी अटैच की हुई है उसको कोर्ट ख़त्म कर देगी, वो अटैचमेंट ख़त्म कर देगी। या जजमेंट या डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन दी थी कि जी इसकी प्रॉपर्टी को सेल आउट कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने उसकी इस एप्लीकेशन को टर्न डाउन कर दिया कि नहीं जी हम इस दूसरी प्रॉपर्टी को सेल नहीं करेंगे, तो फिर इस सूरत में भी उसकी 6 महीने गुजर चुके हैं तो उसकी अटैचमेंट वगैरह ख़त्म की जा सकती है। तो इन तरीक़ों से मूवेबल प्रॉपर्टी को की डिक्री को एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। सब रूल 4, द कोर्ट में ऑन एप्लीकेशन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 3 months
mentioned in sub rule 2 and 3 to such period not exceeding 6 months in all as it may things fit। यानी ये जो 6 महीने का टाइम था कोर्ट इसको the court may on application extend the period of 3 months mentioned in sub clause 2 and 3। ये 3 मंथ था या 6 मंथ था, बहरहाल ये 3 मंथ था, सॉरी। ये ऊपर जो अटैचमेंट होनी है वो 3 महीने के लिए होनी है। यहाँ पे 6 मंथ्स मेरी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं ये 3 महीने का जो टाइम, देखिए सब रूल 2 और 3 में जो टाइम है वो 3 मंथ्स है। 3 मंथ्स के लिए अटैचमेंट होगी किसी दूसरी प्रॉपर्टी की। यहाँ पे ये कोर्ट कह रहे हैं, यहाँ पे ये सब रूल 4 में कह रहे हैं कि इस टाइम को फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है, नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, 6 महीने से ज़्यादा तक का इसको टाइम मज़ीद एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। 32 डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और फॉर एन इंजंक्शन। यहाँ पे 2 डिक्रियों की वो बात कर रहे हैं। या तो डिक्री फॉर कॉन्जुगल राइट्स के रिलेटेड है, ये इसमें ये होता है कि अगर एक स्पाउस फाइल कर दे कि उसके जो राइट्स वगैरह हैं उसको दिए जाए, या फिर इंजंक्शन से रिलेटेड कोई डिक्री पास की गई है। सब रूल 1 वेयर द पार्टी अगेंस्ट होम ए डिक्री फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री दी गई है, और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री दी गई है, और फॉर एन इंजंक्शन या इंजंक्शन की डिक्री दी गई है। अब इस सूरतों में कैसे एग्जीक्यूट करवाएगी कोर्ट? हैज़ बिन पास, हैज़ हैड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ओबेइंग द डिक्री, और उसको एक अपॉर्चुनिटी भी दी गई थी, भाई आप जो डिक्री पास की गई है इसको एग्जीक्यूट करो, ओबे कर लो इसको। एंड हैज़ विलफुली फेल टू बे, और उसने विलफुली का उसने नहीं मानी डिक्री को। कोई कॉन्ट्रैक्ट था, उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसने नहीं की, कोर्ट की डिक्री थी, कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री को उसने नहीं माना, कोई इंजंक्शन था उसने नहीं उसको माना। इन सूरतों में द डिक्री मे बी इन्फोर्स्ड इन द केस ऑफ डिक्री फॉर द राइट्स रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बाय द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी। अगर तो कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री है तो उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, और इन केस ऑफ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और इंजंक्शन बाय हिज डिटेंशन इन प्रिजन और बाय अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बोथ। कॉन्जुगल राइट्स वाली में वो कह रहे हैं सिंपली उसकी अटैचमेंट की जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी जो भी है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस उसकी नहीं उसने की, या इंजंक्शन ग्रांट किया गया, तो फिर इन सूरतों में उसको अरेस्ट भी किया जा सकता है, डिटेन भी किया जा सकता है, उसकी किसी प्रॉपर्टी को अटैच भी किया जा सकता है, या फिर दोनों को भी किया जा सकता है। सब रूल 2 वेयर द पार्टी अगेंस्ट होम ए डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और फॉर एन इंजंक्शन हैज़ बिन पास्ड इज़ अ कॉरपोरेशन। अगर वो एक कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है जिसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन वगैरह पास किया गया, द डिक्री मे बी इन्फोर्स बाय द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉरपोरेशन। जो कॉरपोरेशन कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसको अटैच कर लो, with the leave of the court by detention in prison of the directors or other principal officers thereof or by both attachment and detention। 2 तरीक़ों से होगा, जब कॉरपोरेशन के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हुई है या इंजंक्शन की हुई है, तो पहला तो ये है कि जो उस कॉरपोरेशन की, उस कंपनी की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं होती हैं ना, तो आर्टिफिशियल पर्सन ही होते हैं कंपनीज, उनको कहते हैं जी अटैच कर लो, या फिर कोर्ट की इजाज़त के साथ जो उसके डायरेक्टर्स हैं या जो भी उसके मालिक वगैरह हैं उनको वो कह रहे हैं जी, जो भी चीफ ऑफिसर्स हैं उनको भी अरेस्ट और डिटेन भी किया जा सकता है, या दोनों तरीक़ों से भी हो सकती है, कंपनी की प्रॉपर्टी को अटैच कर लो और इनको डिटेन वगैरह करके भी। सब रूल 3 वेयर एनी अटैचमेंट अंडर सब रूल 1 और सब रूल 2 हैज़ रिमेन्ड इन फोर्स फॉर 1 ईयर इन द अब ये कह रहे हैं, आगे फर्दर बता रहे हैं कि ये अटैच तो कर लिया किसी कंपनी की प्रॉपर्टी को, या किसी रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स में जो जजमेंट डेटर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, इंजंक्शन के लिए, जो भी डिक्री रूल 2 और 3 में पास हो रही है वो उसमें किसी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया और 1 साल गुजर गया तो, और जजमेंट डेटर ने ओबे नहीं किया, तो फिर क्या होगा? द डिक्री होल्डर हैज़ अप्लाइड टू हैव अटैच प्रॉपर्टी सोल्ड। तो फिर जजमेंट डिक्री होल्डर ने यही कहना ना कोर्ट को कि जी अब 1 साल हो गया और इसकी प्रॉपर्टी को मेहरबानी करें सेल आउट करें। सच प्रॉपर्टी में भी सोल्ड, वो सेल की जा सकती है। एंड आउट ऑफ द प्रोसीड द कोर्ट में
अबाउट द डिक्री होल्डर सच कंपनसेशन एज इट थिंक्स फिट, तो जो भी कंपनसेशन उसकी बनती है डिक्री होल्डर की वो उसको दिलाई जाएगी उसकी अटैच की हुई प्रॉपर्टी को सेल करके। shall pay the balance if any to the judgment debtor or on his application, और फिर जो बचेगा ऑब्वियसली वो जो जजमेंट डेटर है उसको, और वो अगर एप्लीकेशन दे रहा तो उसको वापस कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये सेटिस्फाई की जाएंगी। सब रूल 4, वे द जजमेंट डेटर हैज़ ओबेड द डिक्री एंड पेड कॉस्ट ऑफ द, अब ये 1 साल हो गया अटैच रही हैं प्रॉपर्टीज, इसके दौरान जजमेंट डेटर ने क्या किया, ओबे कर दिया डिक्री को, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको परफॉर्म कर दिया है, या कॉन्जुगल राइट्स वाला मैटर सॉर्ट आउट हो गया, या कोई इंजंक्शन से रिलेटेड, इन्हीं से रिलेटेड हम पढ़ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर 1 साल जिसके दौरान वो अटैच्ड रही है प्रॉपर्टी उसको उसने ओबे कर दिया डिक्री को, और वेयर एट द एंड ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ अटैचमेंट नो एप्लीकेशन हैव बीन टू हैव द प्रॉपर्टी सोल्ड हैव बीन मेड और मेड हैव बीन रिफ्यूज्ड, तो वही बात आ गई है। 1 साल के अंदर अंदर अगर तो जजमेंट डेटर ने डिक्री को ओबे कर दिया है तो उसको ख़त्म कर दी जाएगी अटैचमेंट, या उसने 1 साल गुजर गया कोई एप्लीकेशन ही नहीं दी डिक्री होल्डर ने कि जी इस प्रॉपर्टी जो अटैच की है इसको सेल करो, तो भी ये डिक्री की ये इस प्रॉपर्टी की अटैचमेंट ख़त्म हो जाएगी। तीसरी बात वही आ गई कि अगर उसने एप्लीकेशन दी है कि जिस प्रॉपर्टी को सेल आउट करो, कोर्ट ने उसको टर्न डाउन कर दिया, उसकी एप्लीकेशन डिसमिस हो गई है, रिफ्यूज़ कर दिया कोर्ट ने, तो इस सूरत में भी जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। 1 साल तो गुजर चुका है। सब रूल 5, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या है, वेयर अ डिक्री फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट और फॉर एन इंजंक्शन हैज़ नॉट बीन ओबेड द कोर्ट में, अब वो 1 साल के अंदर अंदर ये कह रहे हैं कि अगर तो वो ओबे नहीं किया गया था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री थी या इंजंक्शन की, द कोर्ट में इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू ऑल और एनी ऑफ द प्रोसेसेस अफोरसेड, या तो ये जो हम पीछे सारा कुछ पढ़ के आ रहे हैं ना, 2 बातें हैं यहाँ पे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिक्री हो या इंजंक्शन की, अगर तो ओबे नहीं किया जा रहा तो ये जितने भी हम पीछे इनसे रिलेटेड अटैचमेंट सेल वगैरह वो पढ़ के आ रहे हैं ना, डिटेंशन वगैरह, वो कह रहे हैं इनकी एडिशन में या इनके बदले में कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्ट दैट द एक्ट रिक्वायर्ड टू बी डन may be done so far as practicable by the decree holder or some other person appointed by the court at the cost of judgment debtor। कोर्ट क्या कर सकती है, वो इंजंक्शन की है स्पेसिफिक, कोर्ट ये कह सकती है डिक्री होल्डर को, ये कह सकती है कि आप जो भी ये मैटर है ना इसको खुद कर लो और इसका खर्चा वगैरह हम जजमेंट डेटर से ले लेंगे, या कोर्ट अपना कोई अपने ऑफिसर्स के थ्रू उस पर इम्प्लीमेंटेशन करवा सकती है और उसकी जो कोई भी कॉस्ट आएगी वो जजमेंट डेटर पे डाल सकती है कि डिक्री को ओबे करने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या इंजंक्शन में, दोनों सूरतों में। डायरेक्ट, अब ये कह रहे हैं डायरेक्ट दैट द एक्ट रिक्वायर्ड, जो भी काम होना ज़रूरी है उस डिक्री के लिए, टू बी डन मे बी डन सो फार एज प्रैक्टिकल बाय द डिक्री होल्डर, अगर वो डिक्री होल्डर खुद करवा सकता है, कोई रिपेयरिंग करवानी है, कोई कंस्ट्रक्शन करवानी है, डिक्री होल्डर को कहेगी खुद करवा लो, खर्चा हम इससे ले लेंगे, और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, या कोर्ट के किसी बंदे की तरफ से एट द कॉस्ट ऑफ जजमेंट डेटर, तो ये हम कॉस्ट जो भी इस पर आएगी ना वो सारी हम जजमेंट डेटर से ले लेंगे, इस तरीके से भी करवा सकते हैं। एंड अपॉन the act being done the expenses incurred may be ascertained in such manner as the court may direct and may be recovered as if they were included in the decree। तो वही बात आ गई ना, कॉस्ट भी डाल लेंगे, जो एक्सपेंसेस भी डालेंगे वो सारा खर्चा जजमेंट डेटर को डाल जाएगा और उसको डिक्री में ऐड कर दिया जाएगा कि भी ये भी इससे अब हमने रिकवर करने। नेक्स्ट इज रूल 33, डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट इन एग्जीक्यूटिंग डिक्री फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अब इससे रिलेटेड ये एक स्पेसिफिकली इन्होंने डाल दिया है रूल, नॉट विथ स्टैंडिंग एनी थिंग इन रूल 32 में जो कुछ भी था वो कह रहे हैं उसको छोड़ दो, उसमें जो है वो तो है ही है। द कोर्ट ईदर एट द टाइम ऑफ पासिंग डिक्री अगेंस्ट ए हस्बैंड फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, अब ये हस्बैंड के अगेंस्ट अगर कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई है
or at any time afterwards may order that the decree shall be executed in the manner provided in this rule. अब यहाँ पे ये स्पेसिफिकली इसको ऊपर भी इन्होंने कहा था कि अटैचमेंट करके तो डिक्री करवाई जा सकती है रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स की, और रूल 32 में यहाँ पे ये स्पेसिफिकली आके कह रहे हैं कि ठीक है वहाँ पे तो लिखा है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे ये भी किया जा सकता है अगर तो हस्बैंड के अगेंस्ट फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हो गई है, may order that a decree shall be executed in this sub-rule 2 where the court has made an order under sub-rule 1. It may order that in the event of the decree not being obeyed within such period as may be fixed in this behalf, the judgment debtor shall make the decree holder such periodical payments as may be just, and if it may think fit, require that judgment debtor shall to the satisfaction secure the decree holder such periodical payments. अब ये यहाँ पे इन्होंने एक नया तरीका निकाल दिया, हस्बैंड के अगेंस्ट अगर कॉन्जुगल राइट्स का दावा हुआ था, उसमें डिक्री पास हो गई है और वो उसको भी नहीं कर रहा, तो कोर्ट क्या कर सकती है, कोर्ट ये भी कह सकती है कि अपोजिट पार्टी को भाई आप इतनी पीरियोडिकल पेमेंट्स दोगे, इतने आप पैसे दोगे क्योंकि आप अपने जो उसके राइट्स वगैरह हैं उनको अदा नहीं कर रहे, विदिन उसको एक टाइम देगी, डिक्री पास हुई, एक टाइम दिया भाई इसमें अपने उसके राइट्स आप पूरे करना शुरू कर दो। अगर वो नहीं कर रहा तो फिर क्या होगी, उसको पेनल्टी के तौर पे कहेगी आप इतनी पेमेंट आप इसको साथ साथ करते जाओ, वो मान जो नहीं रहा। द जजमेंट डेटर शैल मेक टू द डिक्री होल्डर सच पीरियोडिकल पेमेंट्स, अब ये मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, वीकली भी हो सकती हैं, as may be just, and if it thinks fit require that judgment debtor shall to its satisfaction secure to the decree holder such periodical payments, और उसको दिलवाएगी भी। सब रूल 3 the court may from time to time vary or modify any order made under sub rule 2 for the periodical payments either by altering the times of payment or by increasing or diminishing the amount, or may be temporarily suspend the same as the whole or to the part of the money so ordered to be paid and again revive same either wholly. अब ये रूल 3 में कह रहे हैं जब ये पेमेंट वगैरह का इस तरह ऑर्डर हो गया ना कि भाई आप उसके कॉन्जुगल राइट्स वगैरह अदा नहीं कर रहे हो, तो भाई आप इतनी अब पेमेंट्स करोगे, इसको वीकली मंथली कोई ऑर्डर कर दिया। उसके बाद ये 3 में कह रहे हैं कि उसको कोर्ट टाइम टू टाइम ऑल्टर भी कर सकती है, रकम को बढ़ा भी सकती है, रकम को कम भी कर सकती है, ये इस ऑर्डर को सस्पेंड भी कर सकती है, इसको रिवाइव भी दोबारा पेमेंट्स को करवा सकती है, तो ये सारा कुछ कोर्ट कर सकती है। एग्जीक्यूट करवाना है ना डिक्री को, उसके राइट्स उसको दिलवाने हैं। सब रूल 4 एनी मनी ऑर्डर टू बी पेड अंडर दिस रूल मे बी रिकवर्ड एज दो इट वर पेएबल अंडर ए डिक्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी। वो कह रहे हैं कि ये अगर कोई एक्स्ट्रा पेमेंट्स वगैरह लगाई जा रही है ना डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए, तो इसको हम ऐसे ही मानेंगे कि ये डिक्री का पार्ट है, इसमें अंडर ए डिक्री ये पेमेंट है। रूल 34 डिक्री फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट और इंडोर्समेंट ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन करवानी है या किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे इंडोर्समेंट वगैरह करवानी है, तो वो कैसे करवाई जाएंगी वो इस रूल में बता रहे हैं। सब रूल 1 वेयर ए डिक्री इज़ फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन के लिए, और फॉर द इंडोर्समेंट ऑफ ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड द जजमेंट डेटर निगलेक्ट्स और रिफ्यूज टू ओबे द डिक्री। डिक्री पास हो चुकी है कि इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो, इस पे इंडोर्समेंट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे करो, वो नहीं कर रहा डिक्री पास होने के बाद, एंड द जजमेंट डेटर निगलेक्ट्स, और वो निगलेक्ट कर रहा है, रिफ्यूज कर रहा है टू ओबे द डिक्री, द डिक्री होल्डर मे प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट और इंडोर्समेंट इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द डिक्री एंड डिलीवर द सेम टू द कोर्ट। तो वो क्या करेगा, डिक्री होल्डर भाई उसने ओबे नहीं किया, कोर्ट ने कहा कि इस पे जाके आप इसको इस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट करो, नहीं करना, फिर डिक्री होल्डर उस डॉक्यूमेंट का एक ड्राफ्ट तैयार करेगा, वो जो इंडोर्समेंट करवाना चाह रहा है किसी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे उसका ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगा और कोर्ट में सबमिट करवा देगा कि जी अब इस पे आप करवा लें। सब रूल 2 द कोर्ट शैल देयर अपॉन कॉज द ड्राफ्ट टू बी सर्व्ड ऑन द जजमेंट डेटर टुगेदर विद द नोटिस रिक्वायरिंग हिज ऑब्जेक्शंस इफ एनी he be made within such time as the court thinks fit।
ड्राफ्ट तैयार करके डिक्री होल्डर ने कोर्ट को दे दिया, कोर्ट ने वो ड्राफ्ट एक नोटिस के साथ उसको भेज देना जजमेंट डेटर को, उसको कहना कि भाई ये ड्राफ्ट है, इसको एग्जीक्यूट करो, अगर नहीं करते हो, अगर कोई आपकी ऑब्जेक्शन है तो वो कोर्ट में हमारे पास ले आओ। तो ये होगा, ड्राफ्ट बना के डिक्री होल्डर कोर्ट में सबमिट करेगा, कोर्ट क्या करेगी, नोटिस के साथ भेज देगी जजमेंट डेटर को कि ऑब्जेक्शंस ले आओ अगर कोई हैं तो। सब रूल 3, विद द जजमेंट डेटर ऑब्जेक्ट्स द ड्राफ्ट, उसने ऑब्जेक्शन कर दिया ड्राफ्ट पे, हिज ऑब्जेक्शंस शैल बी stated in writing within such time as the court shall make such order approving or altering or the draft as it thinks fit। तो वो अपनी ऑब्जेक्शंस, अगर वो उसको ड्राफ्ट पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो इन राइटिंग करेगा, कोर्ट में दे देगा कि मुझे ये ऑब्जेक्शन है जी, इस ड्राफ्ट में ये ठीक नहीं है। उस पर कोर्ट फिर क्या करेगी, कोर्ट उस पर ऑर्डर पास करेगी कि क्या इसको आल्टर होना चाहिए, अमेंडमेंट्स इसमें ड्राफ्ट में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली कोर्ट फिर ऑर्डर पास कर देगी। सब रूल 4, द डिक्री होल्डर शेल डिलीवर टू द कोर्ट अ कॉपी ऑफ द ड्राफ्ट विद सच अल्टरेशन इफ एनी, अगर कोई अल्टरेशन का ऑर्डर किया गया तो वो अल्टरेशन करेगा, उस टाइम में करेगा, दोबारा कोर्ट को वो सबमिट कर देगा। एज द कोर्ट मे हैव डायरेक्टेड अपॉन प्रॉपर स्टैम्प पेपर, अगर वो प्रॉपर स्टैम्प पेपर वगैरह नहीं लगाया था तो वो लगाएगा for the time being enforced, and the judge or such officer as may be appointed in this behalf shall execute the document so delivered। तो यहाँ पे कह रहे हैं दोबारा अल्ट्रेशन के बाद कोर्ट को वो डॉक्यूमेंट जाएगा और कोर्ट फिर वो जज उसको एग्जीक्यूट करेगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ document or the endorsement of negotiable instrument under this rule may be in the following form namely। अब ये फॉर्म इन्होंने बताया गया कि जी किस तरह होगा, वो ये नीचे सिर्फ इन्होंने रूल 4 में उसका एक स्पेसिमेन हमें दिया है। सब रूल 6, द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ shall cause the document to be registered if its registration is required by the law for the time being in force। अगर तो उस डॉक्यूमेंट को जो कोर्ट ने एग्जीक्यूट किया है तो उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन बाय द लॉ अगर होना ज़रूरी थी तो उसको रजिस्टर भी करवाया जाएगा। द कोर्ट और सच ऑफिसर एज इट मे अपॉइंट इन दिस बिहाफ शैल कॉज द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड इफ़ registration is required by the law for the time being in force or the decree holder desires to have it registered and may make such order as it thinks fit as to the payment of the expenses of the registration। तो कोर्ट इस तरह एग्जीक्यूट करवाती है जी। अगर वो नहीं मानी जा रही डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा तो कोर्ट कहेगी कि इसका ड्राफ्ट बना के मुझे दे दो, कोर्ट फिर वो उसको भेज देगी, तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन है, अगर उसने ऑब्जेक्शन किया तो उसको देखा जाएगा। फिर कोर्ट अगर कहती है इसको इस तरह अमेंड करो, अमेंड करके वो डिक्री होल्डर दोबारा कोर्ट में देगा, उस पर फिर कोर्ट उसको एग्जीक्यूट कर देगी और अगर उसकी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होगी तो वो भी कोर्ट करवाएगी और एक्सपेंसेस वगैरह से रिलेटेड मैटर को डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है रूल 35, डिक्री ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डिक्री पास हो गई है उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाया जाएगा। सब रूल 1, वेयर ए डिक्री इज़ फॉर द डिलीवरी ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिक्री पास की गई है, पोजेशन देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू द पार्टी टू होम इट हैज़ बिन एडजस्ट, तो उसका पोजेशन दिलवाया जाएगा। and to such person as he may appoint to receive the delivery on his behalf, या उसको या उसने कोई अगर कहा है कि किसी और बंदे को मेरे behalf पे कि इसको पोजेशन दिलवा दो तो उसका पोजेशन उसको दिलवा दिया जाएगा। and if necessary by removing any person bound by decree who refuses to vacate the property। तो ऑब्वियसली अगर वहाँ पे कोई बंदा वो कह रहा है कि जी मैंने खाली नहीं करनी जगह, तो नहीं, खाली करवाई जाएगी, पोजेशन डिलीवर करवाया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिक्री में। सब रूल 2, वेयर ए डिक्री इज़ फॉर द जॉइंट पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब ये जॉइंट पोजेशन का मसला आ गया। सच पोजेशन शैल बी डिलीवर्ड बाई अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट इन सम कॉन्स्पेशियस प्लेस ऑफ द ऑन द प्रॉपर्टी एंड प्रोक्लेमिंग बाई द beating the drum or other customary practice at some convenient place the substance of the decree। जॉइंट पोजेशन में अगर वो प्रॉपर्टी है तो उससे रिलेटेड वो कह रहे हैं कि जी वहाँ पे ड्रम बीटिंग का की जाएगी, प्रोक्लेमेशन किया जाएंगे, वहाँ पे इश्तिहार वगैरह वारंट लगाए जाएंगे डिक्री से रिलेटेड, ये किया जाएगा। सब रूल 3, वेयर पोजेशन
of any building or enclosure to be delivered and the person in possession being bound by the delivery does not afford free access. अब ये अगर जो कोई बिल्डिंग वगैरह थी उसका पोजेशन वगैरह दिलवाना था, उसमें जो पर्सन है वो उसको ओबे नहीं कर रहा डिक्री को, और अगर वो उसमें एक्सेस नहीं दे रहा, the court through its officer may, after giving reasonable warning and facility to any woman not appearing in public according to the custom of the country, to withdraw, remove, open, lock or bolt or break open any door or do any other act necessary. अगर वो एक्सेस नहीं ना दे रहे तो कोर्ट क्या करेगी, पोजेशन तो दिलवाना ना। तो यहाँ पे अगर कोई वुमेन वगैरह होंगी तो उनको रीज़नेबल टाइम दिया जाएगा कि भाई आप बाहर आ जाएं। तो अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो कोई ताले तूले वगैरह तोड़ने पड़ेंगे, ब्रेक ओपन करना पड़ेगा तो करेंगे, और पोजेशन दिलवाया जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 36 रूल, डिक्री फॉर डिलीवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी व्हेन ऑक्यूपेंसी ऑफ टेनेंट। अगर वहाँ पे कोई टेनेंट है तो फिर क्या बनेगा, where a decree is for the delivery of any immovable property in the occupancy of a tenant, कोई tenant है वहाँ पे, or other person entitled to occupancy or occupancy the same and not bound by the decree to relinquish such occupancy. और अगर वो डिक्री से बाउंड नहीं हो रहा कि जी मैं रिलिंक्विश करता हूँ, मैं दस्तबरदार करता हूँ अपने इस राइट को, द कोर्ट शैल ऑर्डर डिलीवरी टू बी मेड बाई अफिक्सिंग अ कॉपी ऑफ द वारंट इन सम कॉन्स्पेशियस प्लेस ऑन द प्रॉपर्टी एंड प्रोक्लेमिंग, वही वो सारा वो ड्रम बीटिंग ये वो एट सम कन्वीनियंट प्लेस द सब्सटेंस ऑफ द डिक्री इन रिगार्ड टू द प्रॉपर्टी। अगर वो टेनेंट वगैरह होगा तो उसको भी बताया जाएगा कि भाई यहाँ पे डिक्री पास हो गई है, आप इस जगह को खाली करो, ये इसका पोजेशन दिलवाया जाएगा। अब ये नेक्स्ट आ जाता है, हमने पढ़ा 37 तक इस पार्ट में कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिक्रीज़ को एग्जीक्यूट किन तरीक़ों से किया जा सकता है। अब हमने तरीके क्या पढ़े हैं, अरेस्ट, डिटेंशन या अटैचमेंट, या फिर तीसरा आ जाता है उसका सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। तो अब ये आगे सारे जो रूल्स शुरू होंगे वो इनसे ही रिलेटेड शुरू हो जाएंगे, अरेस्ट, डिटेंशन एंड अटैचमेंट। उनको डिटेल में बताया गया कि इनको किन तरीक़ों से आगे किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस ऑर्डर में हमें सिर्फ प्रोसीजर बताया गया है। हमें ये बता रहे हैं कि मुख्तलिफ डिक्रीज़ को एग्जीक्यूट किन तरीक़ों से करवाया जाएगा। अब वो तरीके आगे उनके क्या प्रोसीजर्स होंगे वो शुरू होंगे। सो कल हम इंशाल्लाह ये अरेस्ट एंड डिटेंशन, अटैचमेंट, इन सारे के ये 37 से आगे कंप्लीट करेंगे।